गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? सभी अच्छे हैं। और आज आप लोग के बीच फिर से वर्ग 8वीं का विषय भूगोल अध्याय 4 जो पाठ का नाम है वह है कृषि। और आज हम लोग भाग 3 देखेंगे। बच्चों, ये चैप्टर पढ़ने से पहले मैं कुछ बातें बताने चाह रहा हूँ कि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें हम पढ़ने के साथ साथ उसके मानचित्र को, उसके स्थान को भी जानने का प्रयास करते हैं। इसीलिए जब भी आप भूगोल सब्जेक्ट निकालेंगे तो आप अपने साथ भारत का और विश्व का जो एटलस है, मानचित्र है, उसको जरूर रखेंगे ताकि आप जिन स्थानों को आप बुक में पढ़ रहे हैं उन स्थानों को आप मानचित्र में देखते जाएंगे कि वह स्थान या वह जगह जो है वह कहाँ है। और इस वीडियो को आप लोग सभी को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस वीडियो को बहुत से पुराने बच्चे भी सब्सक्राइब किए हुए हैं, अपने कमेंट्स हमें दे रहे हैं, हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं। और इसके लिए सभी बच्चों को, अभिभावकों को तहे दिल से हार्दिक नमन और स्वागत भी है। तो चलिए फिर से हम लोग मुकेश सर ऑनलाइन क्लास में आज हम लोग कृषि का भाग 3 जो है इसको हम लोग जानेंगे। भाग 1 और 2 जो है हम लोगों ने पढ़ा था कृषि के बारे में, जिसमें हम लोगों ने प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं, कृषिगत भूमि, कृषि तंत्र जो है, कृषि तंत्र में हम लोग निवेश, प्रकर्म, निर्गत, है ना, और कृषि के प्रकार जिसमें हम लोग निर्वाह कृषि को हम लोग पढ़ चुके थे। निर्वाह कृषि वह कृषि है जिसमें किसान अपने परिवार की आवश्यकता हेतु कृषि कार्य करता है। ठीक है, हम लोग पिछला वीडियो में इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम लोग लिए थे। और इसमें गहन कृषि जो है, निर्वाह कृषि में जो है गहन कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। गहन कृषि में भी हम लोग देखे थे, आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि, चलवासी पशु पालन देखे थे। आज हम लोग कृषि का दूसरा भाग यानी वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि क्या है? वाणिज्य का मतलब जिसको बेचा जाता है, बाजार में बेचा जाता है। वाणिज्य मतलब बाजार में बेचना, ठीक है, लेन देन करना, ठीक है। निर्वाह कृषि मतलब अब हम उसे इतना उत्पादन कर रहे हैं कि साल भर या उससे भी ज़्यादा हम अपनी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं, वह जीवन निर्वाह कृषि हो गया। और वाणिज्यिक कृषि मतलब हो गया कि वह कृषि जिसके उत्पादन को, अगर वो ज़्यादा उत्पादन हम लोग करते हैं तो उसे हम लोग बाजार में बेचते हैं। और यहाँ तक कि हम वैसे कृषि भी करते हैं जिसे सिर्फ बाजार में हम लोग बेच सकते हैं, ठीक है, तो वह होता है वाणिज्यिक कृषि। तो वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन मुख्यतः बाजार में बेचने के लिए किया जाता है, क्योंकि कृषि जो होता है वो फसल उत्पादन और पशुपालन को भी कहते हैं। तो इसमें जो पशु को पाला जाता है वो मुख्यतः बाजार में बेचने के लिए ही पालन किया जाता है। या हम लोग जो भी फसल उत्पादन करेंगे कृषि में उसका उपयोग जो होता है, हम लोग अपने आय को बढ़ाने के लिए हम लोग उसे क्या करते हैं, बाजार में बेचते हैं। बहुत सारे गांवों में भी जो है ये मुर्गी पालन किया जाता है, तो मुख्यतः उसे बेचने के लिए किया जाता है। बहुत ऐसे गांव में, ग्रामीण में जानवरों को पालते हैं मुख्यतः उसे बेचने के लिए ही। तो हम लोग वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन मुख्यतः बाजार में बेचने के लिए ही किया जाता है। और इसमें जो है जो बेचा जाता है उसमें मुख्यतः उन्नत किस्म के बीजों का ही प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो होता है उन्नत बीजों के साथ साथ जो है कृषि यंत्रीकृत विस्तृत होती है, यानी आप छोटे से खेत में वाणिज्यिक कृषि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए
बहुत बड़ा भूभाग चाहिए, बहुत सारे कृषि यंत्र जो है चाहिए, जैसे ट्रैक्टर हो गया, फसल काटने की मशीन होगी, फसल बुआई का मशीन हो गया, सिंचाई का मशीन हो गया, है ना। तो ग्रामीण इलाकों में आप देखेंगे, हम लोग आसपास में देखेंगे कि खेत छोटा होता है, तो उसमें मुख्यतः जो है निर्वाह कृषि में हम लोग देखे थे कि किसान जो है अपने बैलों से ही उसे जोतते हैं और हाथों से ही उसे पटाते हैं, सिंचाई कार्य करते हैं, सारा काम उसमें अपने से ही करते हैं। लेकिन वाणिज्यिक कृषि में जो है भूखंड जो जिसमें हम कृषि करेंगे वह विशाल क्षेत्र होना चाहिए और उसमें खेती करने का जो तरीका होता है वो आधुनिक ढंग से भी किया जाता है। ठीक है, तो वाणिज्यिक कृषि क्लियर हो गया। अब वाणिज्यिक कृषि को तीन भागों में, यानी वाणिज्यिक कृषि के 3 प्रकार होते हैं। एक हो गया वाणिज्यिक अनाज कृषि, दूसरा हो गया मिश्रित कृषि, तीसरा हो गया रोपण कृषि। तो हम लोग देखेंगे कि वाणिज्य अनाज कृषि क्या है कि विशेषता देख सकते हैं। तो वाणिज्य तो आप लोग समझ गए कि वह कृषि या जो भी हम उसे उत्पादन करेंगे वह उसे बाजार में मुख्यतः बेचने का ही काम करेंगे। तो इसकी क्या विशेषता है, तो इसको हम लोग पॉइंट बाय जो है लिख दिए हैं ताकि आप लोग को समझने में, याद करने में सुविधा हो सके। तो इसकी विशेषता क्या है, खेतों का बड़ा आकार, यानी छोटा मोटा खेत से यह काम होने वाला नहीं है, इसके लिए बहुत बड़ा आकार चाहिए, बहुत बड़ा खेत चाहिए। ठीक है, कम मानव श्रम, यानी इसमें मानव का जो श्रम होगा वह कम होगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, क्या अपने से हल जोतते हैं, बैलों से हल जोतते हैं, उसमें अगर मिट्टी को प्लेन करना है तो अपने से कर रहे हैं, उसमें अगर रोपने के लिए अगर उसका क्यारी या लाइनिंग खींचना है तो हम लोग हाथ से करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें सारा उपयोग, सारा जो श्रम लगता है वो मशीनों का लगता है। ठीक है, यानी मानव श्रम इसमें कम होता है। सी जो है उच्च तकनीक, यानी यहाँ पर तकनीक का जो है ये बहुत ही उच्च श्रेणी का होता है। इसमें क्या होता है कि अगर रोपना भी है तो मशीन से, अगर सिंचाई भी करना है तो मशीन से, घास भी, खरपतवार का अगर निराई करना है, निकालना है तो मशीन से, यहाँ तक कि अगर उसको कटाई भी करनी है तो वह मशीन से किया जाता है। आप हाथ से इतना बड़ा आकार का आप हाथों से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उन्नत बीजों का प्रयोग, इसमें जो बीज होते हैं वो उन्नत किस्म के होते हैं, बहुत ही उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया जाता है। और प्रति हेक्टर अधिक उपज, अगर आप ज़्यादा भूभाग पर अगर इसको आप करेंगे तो उसमें आप मशीनों का, टेक्निक का उपयोग करेंगे, उन्नत बीजों का उपयोग करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि इसमें उपज भी जो है वह ज़्यादा होगा। तो यह मुख्यतः जो है वाणिज्यिक अनाज कृषि जो होता है उत्तर अमेरिका, अब यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो आप देख सकते हैं कि क्या उत्तर अमेरिका है ना, ये उत्तर अमेरिका, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये उत्तर अमेरिका में जो है ये वाणिज्यिक कृषि की जाती है। यूरोप में, यूरोप का जो एरिया है उसमें भी उन्नत वाणिज्यिक अनाज कृषि किया जाता है। एवं एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान, और ये जो एशिया महादेश है उसका शीतोष्ण घास का मैदान, शीतोष्ण ठीक है, घास का मैदान, मुख्यतः इसमें चीन हो गया, जापान हो गया, है ना, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर एशिया में भी उन्नत वाणिज्यिक अनाज कृषि किया जाता है। इसके बाद जो होता है वो है मिश्रित कृषि। तो मिश्रित कृषि का मतलब हो जाता है कि मिश्रित करके कृषि करना। मिश्रित का मतलब यहाँ ये नहीं होता है कि एक ही खेत में अलग अलग अनाज बोना। भूगोल में मिश्रित कृषि का थोड़ा सा अंतर हो जाता है, और वो क्या है कि मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग फसल उत्पादन तथा मवेशियों के लिए चारा उत्पादन के लिए किया जाता है। यानी फसल उत्पादन होता भी है, लेकिन उसके साथ जो मवेशी पाले जाते हैं, पशु पालन किए जाते हैं, उसके लिए चारा का भी, जैसे घास हो गया, अनाज हो गया, मवेशी जानवरों को खाने का जो अनाज होता है उसका भी उत्पादन जो है किया जाता है। तो इसको हम लोग मिश्रित कृषि कहते हैं। तो मिश्रित कृषि समझ में आ गया।
मिश्रित कृषि मतलब हो गया फसल उत्पादन के साथ साथ मवेशियों के लिए चारा उत्पादन भी करना है। और यह मुख्यतः देश जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, पूरे अमेरिका में ऐसा कृषि किया जाता है। दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया यानी पूरा पश्चिम, दक्षिण पूर्व यानी दक्षिण ये साइड हो गया, और पूर्व यानी यह इलाका, ठीक है। उसके बाद है न्यूजीलैंड। तो आप यहाँ पर देखेंगे न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, फिनलैंड हो गया, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, आयरलैंड हो गया, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड हो गया, एवं दक्षिण अफ्रीका, जो अफ्रीका है दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका को भी दो भाग में, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका। अब यहाँ पर उत्तरी और दक्षिणी को समझने के लिए हम लोग विषुवत रेखा को देखेंगे। अगर आपके पास मानचित्र होगा तो ये देखिए यहाँ पर 0 पॉइंट है, तो 0 पॉइंट आप देखेंगे 0 डिग्री इधर बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है, इधर भी बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है, तो जो 0 डिग्री है वो है विषुवत रेखा। और यह विषुवत रेखा जो होता है वो दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका को और अमेरिका को दो भागों में बांटता है। यानी विषुवत रेखा के ऊपर वाला को उत्तरी बोलते हैं और विषुवत रेखा के नीचे वाले भाग को दक्षिणी भाग कहते हैं। तो अफ्रीका को भी दो भागों में बांट रहा है, दक्षिणी अफ्रीका। तो ये जो महादेश है उनमें मिश्रित कृषि का उपयोग किया जाता है। तीसरा हो गया रोपण कृषि। अब ये रोपण कृषि क्या होता है? रोपण का मतलब हो जाता है रोपना, मतलब एक बार रोप दिए उसके बाद आप उससे सिर्फ फसल काटिए, ठीक है। तो ऐसे में कौन कौन है, जैसे कि रोपण कृषि में रबड़ होता है, रबड़ का कृषि है, कहवा है, कोक है, चाय है, मसाले है, नारियल का एकल फसल उगाई जाती है। यानी नारियल अगर आप एक बार रोप देंगे, आप देखे होंगे कि नारियल को एक बार रोप दिया जाता है तो फिर आप उसे ताउम्र, जब तक पेड़ आपका जिंदा है या पेड़ अच्छा कंडीशन में है तब तक आप उससे फसल ले सकते हैं। तो रोपण कृषि का मतलब ही हो जाता है कि एक बार आप रोप दिए और उसके बाद आप भूल गए कि और हमको रोपना है, सिर्फ उसे आप काट के सिर्फ उसका बेचना है या उसे यूज करना है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम एवं पूंजी की आवश्यकता होती है। रोपण पर जो कृषि होता है उसमें बृहद मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में जो होता है वह श्रम एवं पूंजी की आवश्यकता होती है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का जरूरत पड़ता है और इसमें जो है पूंजी की भी आवश्यकता है। फसल उत्पादन का प्रकरण खेतों के निकट ही किया जाता है। सभी फसल निर्यात आधारित होता है, यानी ये सभी फसल जो होते हैं बेचने के लिए होते हैं। अतः यहाँ परिवहन सुविधा विकसित होती है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का भौगोलिक परिस्थितियां इसमें अनुकूल होती हैं। हम लोग अनुकूल परिस्थितियां यानी किसी भी फसल को रोपने के लिए उसकी अनुकूल वातावरण, तापमान, मिट्टी का प्रकार, ठीक है, वर्षा, वहाँ की जलवायु का जो है हम लोग ये सारा चीज उसको हम लोग अध्ययन करके जो किया जाता है उसे हम लोग भौगोलिक दशा कहेंगे। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना है कि रोपण कृषि में जो अग्रणी देश है, मुख्य उत्पादक देश है। अच्छा, रोपण कृषि में क्या होता है कि इसका आप उपयोग खुद नहीं कर सकते हैं, यानी इसे निर्यात। अब जैसे चाय है तो चाय आप कितना, अगर आप मान लीजिए घर में चाय का खेती लगा लेते हैं तो इसे ये नहीं कि चाय तोड़ी और बना लिए, इसका बहुत सारा पैमाना, आप चाय बना लिए, चाय का खेती कर लिए, तो उसके साथ आपको उसका फैक्ट्री यानी चाय बनाने के लिए फैक्ट्री का भी करना होगा। और वह मुख्यतः इस फसल का प्रयोग जो होता है वो निर्यात के लिए ही, बेचने के लिए ही होता है, ठीक है। तो रोपण फसल के मुख्य उत्पादक देश कौन कौन है? जैसे रबड़, तो रबड़ का क्या हो गया? मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा मलेशिया और इंडोनेशिया को भी हम लोग देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ मलेशिया हो गया और ये हो गया मलेशिया, उसके बाद इधर ही है इंडोनेशिया, मलेशिया और इंडोनेशिया, ठीक है, साथ में है, ठीक है। उसी तरह से कोक जो है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, यानी
पूरब, पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण और पश्चिम जो अफ्रीका है, यहाँ पर भी रोपण कृषि किया जाता है। इसके बाद है मसाला। मसाले के लिए भारत देश जो है प्राचीन समय से ही, क्योंकि हमारा भारत देश प्राचीन काल से ही शुरुआती तौर पर ही मसाले के लिए प्रसिद्ध देश है, और आज भी जो है मसाला का उत्पादन जो है मुख्यतः भारत का जो मसाला होता है वो उच्च क्वालिटी का होता है। पूरे विश्व में हमारे देश के मसाले का जो है मांग बहुत ज़्यादा है, इसलिए प्राचीन काल से लेकर अब तक जो है मसाले के निर्यात में, उत्पादक में जो है भारत अग्रणी देश है। कहवा के उत्पादन में ब्राजील और भारत है। तो ब्राजील को आप देख सकते हैं यहाँ आपका जो है, जब भी आप देशों के नाम बुक में पढ़ें तो आपको ये याद रखना है कि आपके साथ मानचित्र होनी चाहिए, और मानचित्र में उस देश को जो है आपको देखना जरूरी है, ताकि आप उसे देख सकते हैं कि वह जगह जो है वह कहाँ है, और उसे आप अच्छे ढंग से जान सकते हैं। सुमात्रा है, सूडान है, इजिप्ट है। तो ब्राजील यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ब्राजील है ना। उसके बाद भारत तो आप देख ही रहे हैं, है ना। चाय में जो है भारत और श्रीलंका, भारत चाय का उत्पादन में जो होता है वो भारत और श्रीलंका जो है मुख्य रूप से उत्पादक देश है, जिसमें से आपका चीन भी आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बुक में जो है चीन का नाम थोड़ा नहीं दिया हुआ है, लेकिन चीन भी जो होता है वो चाय के उत्पादक देश के रूप में माना जाता है। नारियल में जो होता है वो फिलीपींस, भारत और श्रीलंका, ठीक है, ये मुख्यतः उत्पादक देश है। थोड़ा सा ये जानने के बाद जैविक कृषि, एक थोड़ा सा आपको जानना है कि जैविक कृषि, अभी इसको बायो एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। तो हम लोग अभी जितने भी कृषि कर रहे हैं, यहाँ तक कि विश्व के बहुत सारे देशों में रासायनिक कृषि का उपयोग होता है। जैसे हम लोग खेतों में यूरिया डालते हैं, सल्फर डालते हैं, है ना, डीएपी, फास्फोरस, जो भी रासायनिक है, या हम लोग कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, भगाने के लिए हम लोग दवाओं का छिड़काव करते हैं, तो वह रासायनिक कृषि के अंतर्गत में आएगा। लेकिन जैविक कृषि क्या है? रासायनिक खाद के स्थान पर जैविक खाद। जैविक खाद का मतलब जीवों के द्वारा, जैसे कि गोबर हो गया, है ना, गोबर हो गया, पेड़ पौधों के जो है वो पत्ते हो गए, घर का निकला हुआ छिलका हो गया, मवेशियों के द्वारा अवशिष्ट पदार्थ जो मवेशी छोड़ देते हैं, जैसे पुआल हम लोग देते हैं, घास देते हैं, तो बच जाता है, फिर इसे हम लोग जैविक खाद में बदलते हैं। एवं प्राकृतिक पीड़कनाशी, पीड़कनाशी मतलब वह, पीड़क मतलब कीड़ों को मारने वाला, तो प्राकृतिक, अभी हम लोग क्या होता है, घर फसल में कीड़ा हो गया तो हम लोग तुरंत जाते हैं, दुकान जाते हैं, वहां से डब्बा में दवा ले आते हैं, छिड़काव कर देते हैं, तो उससे बहुत सारा नुकसान है। अभी हम लोग जितना भी फसल में रासायनिक खाद का प्रयोग करेंगे, उतना ही मानव जीवन के लिए मुश्किलें बढ़ते जा रही हैं। इसीलिए वैज्ञानिकों ने, जो कृषि वैज्ञानिक है, वह किसानों के लिए जैविक खाद जो है यूज करने के लिए, प्रयोग करने के लिए उत्साहित किया जा रहा है, ठीक है। तो पीड़कनाशी का उपयोग किया जाता है। ये हो गया जैविक खाद, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग ये जानेंगे कि जैविक खाद समझ में आ गया, ठीक है। जैविक खाद जो जीवों के द्वारा उत्पन्न, तो सभी बच्चे जैविक खाद के बारे में जान गए कि जैविक खाद जिसमें जीवों के द्वारा अवशिष्ट पदार्थों का, या पेड़ पौधों के फलों का, पेड़ पौधे के पत्तियों का, सड़े गले पत्तियों का हम लोग जो है कृषि में यूज करते हैं, तो वह जैविक उत्पादन के रूप में जाना जाता है, जैविक खाद के रूप में जाना जाता है। जैसा कि हम लोगों ने शुरू में ही कृषि एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था, तो एग्रीकल्चर का, एग्री जो होता है उसका अर्थ भूमि होता है, कल्चर का मतलब जुताई करना, ठीक है। एग्रीकल्चर मतलब भूमि का, और एग्री मतलब भूमि, और कल्चर मतलब जुताई करना। तो यहाँ पर हम लोग कुछ
ऐसे कल्चर के बारे में जानेंगे जो आपको जानना है, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर, तो एग्री में अगर हम कल्चर जोड़ देते हैं तो वो कृषि कार्य, यानी जो खेती बाड़ी के लिए जो भी हम लोग कार्य करेंगे, ठीक है, कृषि के लिए जो भी कार्य करेंगे वो एग्रीकल्चर के रूप में जाना जाएगा। विटीकल्चर, विटीकल्चर देखिए कल्चर सभी में है, यानी आपको जुताई से संबंधित सब में है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर कहीं विटीकल्चर मतलब हो जाता है अंगूरों का उत्पादन, यानी जहां पर अंगूरों का उत्पादन किया जाता है वो होता है विटीकल्चर। पीसी कल्चर, पीसी कल्चर मतलब हो गया मत्स्य पालन, यानी मछलियों को पालने को, जिसे बहुत ऐसी जगह पर मछली का पालन किया जाता है, ठीक है, तालाब में या डैम के किनारे, नदियों में, नदी में जो है छोटा सा बांध किनारे बांध बना के किया जाता है, तो वह पीसी कल्चर है। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन, हम लोग रेशम उत्पादन के बारे में कक्षा 7 में चर्चा कर चुके थे, तो उसको बोला जाता है सेरीकल्चर, रेशम उत्पादन, ठीक है। हार्टिकल्चर, हार्टिकल्चर का मतलब हो गया फलों का उत्पादन। अगर हम फलों का उत्पादन कर रहे हैं, चाहे वो सेब है, केला है, या जो भी फलों का आम है, तो उसको हम बोलेंगे हार्टिकल्चर। एपी कल्चर, एपी कल्चर मतलब हो गया मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन तो आप लोग देखे होंगे आपके गांव के अगल बगल में, या जो थोड़ा सा फेमस जगह होता है खेती, या खास करके जो होता है ये कृषि जहां होती है उसके बगल में सरकार के द्वारा या कुछ निजी किसानों के द्वारा जो होता है वह मधुमक्खी पालन किया जाता है, तो उसको बोलते हैं एपी कल्चर। और फूलों की खेती, अभी बहुत सारे लोग जो होते हैं, गुलाब का फूल हो गया, गेंदा का फूल हो गया, इत्यादि जो फूलों की खेती होती है उसको बोला जाता है फ्लोरी कल्चर। फ्लोवर, फ्लोर है ना, फ्लोवर, तो फ्लोरी कल्चर मतलब फूलों की खेती, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक और चीज जान लेना है, इसको आप लोग पॉज करके जो है उतार लेंगे, या अगर आप थोड़ा सा नहीं उतारेंगे तो आप भूगोल का जो है पेज नंबर जो है 42 में दी हुई है, तो उसको आप लोग जो है उतार लेंगे और इसको कोशिश करेंगे कि याद करें, क्योंकि याद करने से क्या है कि अक्सर एग्जाम में कहा जाता है या आ जाता है कि फलों के उत्पादन को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन रहेंगे तो आपको देना है। अब यहाँ पर एक चीज याद रखना है कि फसल, यानी फसल को हम लोग 3 भागों में बांटेंगे। फसल जो हम लोग रोपते हैं, तो फसल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया खाद्य फसल, यानी खाद्य फसल का मतलब क्या हो जाता है कि वे फसल जो खाने के लिए पैदा किए जाते हैं, उगाए जाते हैं। अब जैसे इसमें क्या हो गया, गेहूं हो गया, धान हो गया, मक्का हो गया, यानी वैसे फसल जो हम लोग खाने के लिए, खाद है ना, खाद्य फसल खाने के लिए हम लोग उत्पादन करते हैं। और सारे हम लोग जो भी है, जो भी फसल आप देख सकते हैं, भिंडी है, लौकी है, जो भी है जिसको हम खाते हैं वो खाद्य फसल हो गया। दूसरा हो गया रेशेदार फसल। अब ये रेशेदार फसल, रेशेदार फसल में कौन आ जाएगा, जूट और पटसन, ये रेशेदार फसल है, इसको याद रखना है। इसके रेशा से जो है, जूट और पटसन का जो होता है उसके रेशे से जो है हम लोग जूट, पटसन, जूट, इसमें कपास भी आप जोड़ सकते हैं, जूट, कपास और पटसन, ठीक है। कपास भी जो होता है वो रेशेदार फसल है, ठीक है, उसके रुई से, या जूट जो होते हैं उस पेड़ों के छाल से बनाए जाते हैं। और तीसरा हो गया पेय फसल, ठीक है, पेय फसल मतलब पीने वाले फसल। तो इसमें मुख्यतः क्या आ जाएगा, चाय हो गया, कहवा हो गया, कहवा से कॉफी बनता है, ठीक है, चाय हो गया, कहवा हो गया, है ना, ये सभी पेय फसल है। तो फसल को हम लोग 3 भागों में बांट दिए, है ना। खाद्य फसल जो खाने वाले फसल है जिसको हम लोग खाते हैं,
रेशेदार फसल जिससे कपड़े हो गए, बोरा, जूट, है ना, कपास और पटसन। पेय फसल में चाय, कहवा, है ना, ये सभी आते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज जो है व्यवसायिक कृषि यानी वाणिज्यिक कृषि को हम लोग अच्छी तरीके से पढ़े, और आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छी ढंग से समझ में आ गया होगा। और फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए आप लोग सभी अच्छे ढंग से इस चैप्टर को समझेंगे, और जहाँ दिक्कत होगा हमसे पूछेंगे। और साथ ही आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, और बेल आइकॉन को जो है ज़रूर दबाएंगे, ताकि मेरा जो यूट्यूब में वीडियो आपका अपलोड होगा आपको तुरंत वो वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पर दिख जाएगा। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।